हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज की क्लास में हम जिस चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले दैट इज चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम मैथमेटिक्स क्लास 10 एंड नेम ऑफ चैप्टर इज पॉलिनोमियल। जैसे कि आप बच्चों ने 9th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कुछ रिलेटेड पार्ट इसमें जरूर आएगा। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पॉलिनोमियल में जो आपने 9th में पढ़ चुका और 10th में क्या पढ़ने वाले, इस सबका मिक्स कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट मैं आज आप बच्चों को बताने वाला हूं। तो देखिए, आपने 9th क्लास में क्या, थोड़ा शॉर्टकट में 9th क्लास का थोड़ा रिकॉल कर लेते जो आप बच्चे पढ़ चुके हैं और उसको फिर रिलेट करते हैं 10th स्टैंडर्ड से कि 10th स्टैंडर्ड में आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएगा, उस सारा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं। तो मिस मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर रिलेटेड टू 10th स्टैंडर्ड आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज पॉलिनोमियल। तो देखिए, आप बच्चों ने जो स्टार्टिंग से पॉलिनोमियल 9th स्टैंडर्ड पढ़ा है, तो उसमें क्या पढ़ा है तो ओरली बता देता हूं। मोनोमियल सिंगल टर्म, बायनोमियल टू टर्म्स। मोनोमियल सिंगल टर्म का मतलब है जैसे एक्स स्क्वायर सिंगल दिया है, या फिर 2x स्क्वायर दिया है, या फिर -2x स्क्वायर दिया है, क्यूब दिया किसी भी फॉर्म में, तो ये सिंगल फॉर्म में जब कोई पॉलिनोमियल लिखा रहता है उसे मोनोमियल कहते हैं। ठीक है। अगर बायनोमियल की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर एक्स स्क्वायर -1, इस फॉर्म में जो रहेगा बायनोमियल कहते हैं। ओके। और ट्राइनोमियल में क्या आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 3 टर्म्स आएंगे, इसलिए से ट्राइनोमियल कहा जाता है। इन सभी को कॉमन वर्ड जो है पॉलिनोमियल ध्यान में रखा, तो 3 से ज्यादा भी टर्म्स इसमें आ सकते हैं। ओके। तो ऐसे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे p ऑफ x के फॉर्म में लिखा जाता है उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके। अब देखिए, इसमें वेरिएबल जो यूज हुआ है सिर्फ x यूज हुआ है, तो इसे वन वेरिएबल के फॉर्म में हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये बेसिक पार्ट आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। साथ में अब 9th क्लास में और भी चीजें जो पढ़ी है आपने उसे रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट जो है 10th क्लास में बहुत यूजफुल है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन अगर नहीं रहती है तो कुछ ना कुछ मिस करोगे आप 10th क्लास में। तो ये सारी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है डिग्री। ओके। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी डिग्री क्या होता है, जिससे एक एग्जांपल लेते हैं। p of x is given polynomial, p of x is the representation and given polynomial is 2x square plus x plus 1। देखिए पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ डिग्री। तो यह हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मतलब x वेरिएबल है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। वैसे अगर क्यूब के फॉर्म में दिया है, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3 हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा। ओके। तो इस तरीके से आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पता होना जरूरी है। क्यों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिसाइड करता है कि कोई भी गिवन पॉलिनोमियल उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ओके। कितने जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं, ये डिग्री डिसाइड करता है, जो कि आगे हम नंबर ऑफ जीरोस या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो इसलिए डिग्री इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री पता करना इंपॉर्टेंट है। ओके। तो आपको वो सब चीज आना चाहिए। अब देखिए, टाइप्स हो गया। अब इसमें देखिए डिग्री का रोल क्या है। जैसे कोई पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x। ओके। अगर इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता हूं मैं x प्लस 1, 2 टर्म्स है, ये बायनोमियल भी हो जाएगा। इसका डिग्री की तरह है, पावर ऑफ x कितना है तो 1 है, नहीं लिखा जाता है 1। ठीक है, 1 इमेजिन करो, डिग्री कितना हो गया 1। तो इसकी डिग्री 1 है, तो आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, जिस किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 रहती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। सो डिग्री 1, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना आपको, डिग्री 1 रहेगी तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल देखते हैं, इसे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यह डिग्री कितनी दिख रही है, या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 रहती है, उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे।
ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान में रखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ऐसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 रहेगा उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। साथ में और एक चीज अगर आप ध्यान दोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 3 है, इसे ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि आपका जो पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th में है, टोटली बेस्ड है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ध्यान में रखिएगा, टोटली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर ये बेस्ड है चैप्टर। ओके, तो आपको पूरा ध्यान देना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स है, जितने भी कंसेप्ट है, वो पूरा क्लियरली समझ लेना है आपको। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 रहेगी। ओके, इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ओरली बता देते हैं, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ओके, लेकिन ऐसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री अगर 3 रहेगा, इस एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, देखिए एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 1 माइनस एक्स, तो किसी ऑर्डर में भी ये दे सकते हैं वेरिएबल, ध्यान में रखिएगा, किसी भी ऑर्डर में रहेंगे। इसे हम लिख लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू, तो यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 है, इसलिए इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एक्स क्यूब माइनस 1, ये भी क्यूबिक रहेगा, ध्यान में रखा, क्योंकि वेरिएबल का जो पावर है, ओके, डिग्री है, वो 3 है। ओके, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 रहेगी उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मैं आप बच्चों को बता चुका हूं, जिसमें कि लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, ओके, एंड क्यूबिक डिग्री 3। तो आप बच्चों को सिर्फ ध्यान देना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ध्यान में रखिएगा, इसी से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलिए, अब हो गया इसमें जीरोस। अब देखिए कि कोई भी पॉलिनोमियल के जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो लास्ट ईयर मतलब क्लास 9 का एक पार्ट रिवाइज कर लेते हैं। जैसी कोई गिवन पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम क्या करते थे, लेट p ऑफ x की वैल्यू मान लेते थे 0, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 ले लेते हम। तो 0 इज इक्वल टू क्या होता था, x प्लस 1, 1 को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस 1 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1। तो जो भी x की वैल्यू आएगी, ओके, वो कहलाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसे जीरो क्यों कहते हैं, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्यों कहा जाता है वो भी समझ लीजिए। x की ऐसी वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस गिवन पॉलिनोमियल का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। ओके, अब इस x की वैल्यू जो हमने निकाला है, -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1, आंसर 0 आ रहा है। ओके, तो x की कोई भी वैल्यू जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। एक पर्टिकुलर वैल्यू जब गिवन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट की जाएगी और फाइनल आंसर 0 आता है, ऐसे x की वैल्यू को ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम कहेंगे। होप्स की समझ में आ चुका होगा, और भी इसको डिटेल में पढ़ने वाले भी हम। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, x की ऐसी वैल्यू जब उसे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा गिवन पॉलिनोमियल में तो फाइनल आंसर जो आएगा 0 ही आएगा। ओके, अगर 0 नहीं आता है तो गिवन वैल्यू ऑफ x जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ओके, तो देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान में रखिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, तो मैं हेडिंग ही दे देता हूं यहां, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे इसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ध्यान में रखा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो फॉर्म रहेगा ये, p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये है जनरल फॉर्म किसका, क्वाड्रेटिक ऑफ पॉलिनोमियल का। अब इसमें जनरल फॉर्म में क्या खासियत है, तो इसमें जो a b c टर्म्स है, ओके, ये कांस्टेंट नंबर रहेंगे। ओके, जिसे कोएफिशिएंट्स भी कहा जाता है। तो यहाँ ए बी सी कांस्टेंट कोएफिशिएंट रहेगा, ए बी सी आर कांस्टेंट कोएफिशिएंट।
ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, एबीसी आर कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब आती है बारी जीरो ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। देखिए ये पार्ट भी आपने 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, ओके, कि किस तरीके से, तो इसमें जीरोस तो फाइंड आउट नहीं करने के लिए आपने पढ़ा है, इसमें फैक्टराइज करने के लिए पढ़ चुके हैं आप, ओके, 9th स्टैंडर्ड में। लेकिन यहां हमें कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम जीरोस कैसे फाइंड करेंगे ये आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पॉलिनोमियल चैप्टर का, क्लास 10 के लिए ध्यान में रखिएगा। अगर ये पूरा कंसेप्ट अगर बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाते हो और अच्छे से लिख कर रख ले तो समझ लीजिए क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर आपका मोर देन 50% 60% क्लियर हो चुका है, ये माइंड में लेके चलिएगा, ओके। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड जीरोस, ZS में जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल के जीरो निकालना है। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एग्जांपल नंबर 1। अब देखिए पॉलिनोमियल दिया है, इसमें p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। यही क्वेश्चन आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और 9th क्लास में किस फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया है उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। यहां दिया रहेगा फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, नहीं था वह फैक्टराइज, ओके, क्या क्वेश्चन था वह, फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। अब देखिए इससे वर्डिंग चेंज हो चुकी है, वहां इसे फैक्टराइज करना था आपको और यहां मैंने लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब दोनों वर्डिंग के बीच का डिफरेंस अब समझ लेते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन जो करना था आपको गिवन पॉलिनोमियल का 9th स्टैंडर्ड में, वो यहाँ 10th क्लास में भी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जो फैक्टराइजेशन आपने 9th क्लास में कर चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो 10th क्लास में भी यहाँ करना है। तो मेथड वो ही रहेगी। तो एक बार हम मेथड देख लेते हैं किस तरीके से इसे फैक्टराइज करें, फिर बाद में हम डिस्कस करते हैं किस तरह से जीरोस आएंगे, ओके। तो हाफ पार्ट तो उसमें 9th क्लास में आपने इस क्वेश्चन का पढ़ चुके हो। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है विद साइन देखिए, ओके, देखिए उसे डार्क कर दिया मैंने, ये है 6, ओके, और ये है प्लस 6, ओके। बहुत अच्छे तरीके से समझिए क्योंकि इस फैक्टराइजेशन का यूज जो है अलग अलग चैप्टर में जरूर आएगा। जैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ोगे उसमें भी इसका यूज है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे वहां भी इसका यूज है, हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका कहीं ना कहीं यूज आ जाए, ओके। कहीं ना कहीं इस टॉपिक का यूज जरूर आएगा आपको 10th क्लास में। तो बहुत अच्छे से आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए, ओके। तो किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं, देखिए जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट मतलब जिसमें x वेरिएबल नहीं है उसे कांस्टेंट टर्म कहेंगे, उसे निकाल लेते हैं बाहर। उसका साइन देखना मत भूलिएगा, प्लस साइन है, ओके। अब किस तरीके से ये मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ लेना, इट्स सो इजी, ओके। देखिए 6 है, अब 6 को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, ठीक है। हमें पता है 2 into 3 कितना होता है, 6 होता है, या तो 3 into 2 भी 6 होता है, ओके। 2 3 सा बोलो या तो 3 2 सा बोलो, प्रोडक्ट तो 6 ही आएगा। लेकिन ये जो 2 पार्ट हुए हैं, इस 2 पार्ट का करना क्या है, तो अब आते हैं साइन के ऊपर। जो कांस्टेंट नंबर था उसका साइन क्या है, प्लस, तो दोनों का एडिशन क्या आना चाहिए, हमारा एडिशन प्लस है इसलिए दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, देखिए एडिशन आना चाहिए मिडल टर्म विद साइन, ठीक है। एडिशन क्या आना चाहिए, मिडल टर्म विथ साइन आना चाहिए। तो हमारा आंसर आ रहा है, चाहे ये पार्ट लो या ये पार्ट लो, दोनों का एडिशन +5 आ रहा है जो कि मिडल टर्म है +5। अब क्या करेंगे हम, ये मिडल टर्म है 5x, उसको जगह लिख लेंगे 3x + 2x, ओके। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं इसे, x² + 3x + 2x और ये +6 वैसे ही रहेगा। तो ये आपको दिख रहा है जो बीच वाला टर्म है वो स्प्लिट हो चुका है, मतलब 5x जो है स्प्लिट हो चुका है 2 पार्ट में, 3x + 2x, और ये 3x + 2x कहां से आया, तो जो लास्ट टर्म था उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया और चेक किए कि एडिशन मिडल टर्म आ रहा है क्या, तो वो 2 पार्ट हमने यहाँ मिडल टर्म के फॉर्म में लिख लिया है, ओके। तो इस मेथड को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कहा जाता है, ओके। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मिडल टर्म 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, ओके। कोई भी 2 पार्ट हम नहीं ले सकते, देखिए 6 के और भी 2 पार्ट होते हैं, 6 1 जा 6, लेकिन दोनों का एडिशन मिडल टर्म नहीं आ रहा है। क्यों एडिशन ही करेंगे, क्योंकि यहाँ साइन प्लस दिया है।
अगर यहाँ साइन माइनस रहता तो दोनों का सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए रहता है, ध्यान में रखिएगा। अगर वहां प्लस की जगह माइनस रहेगा तो सब्सट्रैक्शन हमें चाहिए मिडल टर्म, यहाँ प्लस है इसलिए एडिशन यहाँ मिडल टर्म आना चाहिए। तो इस तरीके से हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। ओके, स्प्लिट करने के बाद क्या होगा, यहाँ से फर्स्ट टू टर्म जो है देखते हैं इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, एक्स। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर आ गया, एक एक्स अंदर रह जाएगा, 3x में से भी एक एक्स बाहर आ गया एज अ कॉमन टर्म, तो यहाँ रहेगा 3। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस ये 2 और 6 2 के टेबल में आता है 3 टाइम्स, तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ x रहेगा और 2 3 होता है तो +3 आ जाएगा। देखिए और चीज आपको एक ध्यान में रखना है कि ये जो दो ब्रैकेट फॉर्म है दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इवन प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, प्लस तो यहाँ भी प्लस। ओके, नंबर भी सेम चाहिए, साइन भी सेम चाहिए। अब उसके बाद क्या होगा, इसे हम सेम ब्रैकेट को कॉमन ले लेते कि दोनों टर्म, इस टर्म के पास भी ये ब्रैकेट है, इस टर्म के पास भी ये ब्रैकेट है, इसलिए ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो x + 3 कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, ये x टर्म और ये 2 टर्म, तो x + 2। ओके, यहां तक का पार्ट आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। इसे कहा जाता है फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब इसके आगे इसी फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे हम टू फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ध्यान में रखिएगा, इतना पार्ट आप कर चुके हो 9th स्टैंडर्ड में, बस थोड़ा सा आगे इजी पार्ट है उसे समझ लीजिए। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है p ऑफ x की। गिवन पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर दिया है। फैक्टराइजेशन मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 टर्म्स या 2 ब्रैकेट्स। ठीक है, अब क्या करना है, जब भी जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, लेट, जैसे ऊपर इससे पहले बता चुका हूं मैं, लेट p ऑफ x जो रहेगा वो 0 ले लेना है आपको। ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू क्या ले लेंगे आप, 0। ये हो जाएगा 0। ओके, 0 इज इक्वल टू क्या होगा, x + 3 इंटू x + 2, तो दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन मतलब 0। क्लियर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है हमें, देखिए, तो इसके बाद का जो टर्म है हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 है। ओके, वी टेक नाउ आइदर x + 3 जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, ध्यान में रखना, ये चीज लिखना है आपको, आइदर x + 3 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। ये दो चीजें आपको लिखना है। इसके बाद एक तो पहला ब्रैकेट 0 ले लो या फिर दूसरा ब्रैकेट, दोनों को साथ में लेना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी हमें, ध्यान में रखिएगा, 3 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा, और ये 2 इधर चले जाएगा तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो -2 आ जाएगा। यहाँ x की 2 वैल्यू आई है, ध्यान में रखिएगा। और मैं बता चुका ऑलरेडी कि डिग्री जितनी रहती है उतनी ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल रहते हैं। ओके, डिग्री कितनी थी, यहाँ 2 थी क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो x की 2 वैल्यूज हमारे आ चुकी है। अब ये जो x की 2 वैल्यू आई है इसी को जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल हम कहेंगे। ओके, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ध्यान में रखें, देयरफॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा है, p ऑफ x है। ठीक है, जीरोस ऑफ p ऑफ x है -3, क्या लिख सकते हैं, -3, -2। ओके, अब 10th क्लास में जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है उसके लिए स्पेशल सिंबल्स यूज किए गए हैं टू रिप्रेजेंट द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ 2 जीरोस आए, -3 एंड -2, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए, तो यहाँ हमें 10th क्लास में अल्फा एंड बीटा ये सिंबल यूज करना है टू रिप्रेजेंट द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो दो जीरोस जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट जीरो इज अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू -3, सेकेंड जीरो इज बीटा दैट इज इक्वल टू -2। इस तरीके से हम जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, होप सो कि ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर मान लीजिए आपको चेक करना है कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू -3 यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या तो x की वैल्यू -3 यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए आपका आंसर क्या आता है, चलिए वेरीफाई करते हैं। x इज इक्वल टू क्या करते हैं, इसे इस साइड में सॉल्व करते हैं। ठीक है, x क्या है, -3 है, तो ये x² है, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ओके, प्लस 5 इंटू x, 5 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 5 इंटू -3 इज -15, और लास्ट में 6, 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15,
-15। तो देखिए आपका आंसर 0 आ रहा है। जब x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है। इससे कंफर्म हो जाता है कि आपका जो जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल का आंसर आया है वो करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज अगर कर दूं तो किस फॉर्म में ये मतलब किस तरीके से जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका जीरोस ऑफ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कह चुका हूं कि टोटली 90% ये चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड है, तो इसका ये मेथड आपको अच्छी तरीके से सीख लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां ले लेते हैं -2, ठीक है, यहां ले लेते हैं 3। So this is another quadratic polynomial. क्वेश्चन वही रहेगा, find the zeros of the given polynomial. Okay, zeros of given polynomial find करना है। इसके पहले क्वेश्चन में यहाँ सिंगल x स्क्वायर था और यहाँ 6 था +6। यहाँ अभी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ गया है, 3 आ गया है, और लास्ट कांस्टेंट नंबर जो है -2 आ गया है, ध्यान में रखिएगा। तो हमें करना क्या है, जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अदर देन 1 रहता है तो हम क्या करेंगे, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है उसे इस लास्ट कांस्टेंट टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कि 3 2 सा कितना हो जाएगा, फिर से 6 से आ जाएगा हमारा। ओके, आंसर 6 आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन करना मत भूलिएगा। ओके, तो 6 आ गया। उसके बाद हमें वही मेथड करना है, वही प्रोसेस करना है कि इसके 2 पार्ट्स ऐसे लीजिए आप। देखिए 3 × 2 कितना होता है, 6, ठीक है, या तो 2 × 3 कितना होता है, 6, 6 × 1 कितना होता है, 6 होता है, या तो 1 × 6 कितना होता है, 6 होता है। तो ऐसी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो भी रहेगी 2 पार्ट की वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, इसके बाद क्या करना है, फिर से साइन की बारी आएगी, जो कि कांस्टेंट नंबर जो है जिसका साइन हमें चेक करना है। या साइन क्या है, माइनस है। माइनस साइन होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसमें से ऐसे 2 पार्ट सिलेक्ट करेंगे, ये या फिर ये, चारों में से कोई भी 2 पार्ट हमें सिलेक्ट करना है। ये 2 बोलो, या तो ये 2 बोलो, या तो ये 2 बोलो, या तो 2, तो जिसका सब्सट्रैक्शन जो है मिडल टर्म आना चाहिए विथ साइन। ओके, सब्सट्रैक्शन क्या आना चाहिए, मिडल टर्म विथ साइन। तो देखिए अगर 3 - 2 करते हैं तो 1 आएगा, +1 आएगा। इसका 3 - 2 कितना हो जाएगा, +1 नहीं चाहिए हमें +5 चाहिए। 2 - 3 करेंगे, 2 - 3 अगर करते हैं तो आंसर क्या आएगा, -1। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। 6 - 1 करते हैं, कितना होगा, 6 - 1 = 5 हो जाएगा। तो आंसर हमारा +5 आ रहा है मिडल टर्म, इस दोनों पार्ट का सब्सट्रैक्शन करने की वजह से। और सब्सट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का जो साइन है माइनस है। अगर इसको भी चेक कर लिया जाए तो 1 - 6 कितना होगा, 1 - 6 = -5 होगा। तो इसे भी क्रॉस क्यों करेंगे, ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें +5 चाहिए। 2 पार्ट का सब्सट्रैक्शन +5 चाहिए। तो हम कौन से 2 पार्ट यूज करेंगे, 6 और 1। तो इस 5 को हम रिप्लेस कर देंगे, 5 को रिप्लेस करेंगे हम, काय से रिप्लेस करेंगे, तो देख लीजिए +6x - x, 6 and 1, 6x मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x 6 रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x 1 रहेगा। 6 and 1 x के फॉर्म में लिखेंगे, एंड लास्ट टर्म जो है 2 एज इट इज रहेगा। ओके, इज इक्वल टू, देखिए अब इसमें से जो पार्ट कॉमन आएगा उसे निकाल लेते हैं। 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 6 के टेबल 6 जो है 3 के टेबल में आता है, साथ में दोनों के पास x है, तो ये भी कॉमन निकाल लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, x + 2। अब आती है इसकी बारी। ओके, तो एक चीज ध्यान में रखना है आपको, जब भी ये सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड लास्ट टर्म जो है, इसका साइन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लिखकर, अब देखिए कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है सिवाय 1 के, तो रहेगा क्या, x रहेगा और यहाँ से 2 रहेगा। तो बीच में साइन क्या आएगा, तो ध्यान में रखिए यहाँ माइनस साइन आने की वजह से, अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो साइन चेंज करना नहीं भूलना है बच्चों को, ध्यान में रखिएगा। यहाँ जब भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस ले लेते हो तो ये जो 2 टर्म ब्रैकेट के अंदर जाएंगे वो दोनों टर्म के बीच का साइन चेंज हो जाएगा। इससे ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से इसे ध्यान में रखना है। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, फिर से x + 2 जो है उसे कॉमन ले लिया जाएगा, x + 2। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या रहेगा, 3x - 1, 3x - 1। इस तरीके से हमें फिर से फैक्टर्स मिल गए गिवन पॉलिनोमियल के। लेकिन हमारा जो टारगेट है टू फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो जीरोस के फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, लेट p of x = हम ले लेंगे 0। ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया आपका। 0 = हम एज इट इज लिखेंगे, ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में x + 2,
3x-1। ओके, इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, चलिए यहां शुरुआत करते हैं। आइदर पहला जो ब्रैकेट है उसे 0 ले लो, x+2 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड ब्रैकेट को भी 0 ले लो, 3x-1 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट की वैल्यू हम 0 ले लेंगे, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, 3x इज इक्वल टू -1, इधर शिफ्ट होगा तो +1, x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो हमें x की दो वैल्यू मिल चुकी है, -2 एंड 1/3। ये दो x के वैल्यूज ही जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल कहलाएगी। और हमें पता है कि जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फा और बीटा यूज करते हैं। देयरफॉर यहां लिखेंगे हम, देयरफॉर zeros of given polynomial p of x are alpha is equal to -2 and beta is equal to 1/3। इस तरीके से हमने zeros फाइंड आउट कर लिए हैं फॉर अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। होप सो कि कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसको और डिटेल में हम पढ़ने वाले, आगे सभी कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मोस्ट ऑफ चैप्टर इसी में क्लियर हो जाएगा, आगे दिक्कत नहीं होगी आपको समझने के लिए, ठीक है। तो ये हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मेथड हमने समझ ली है। अब देखिए इसमें और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड आएगा, ध्यान में रखिएगा, और वो रहेगा पार्ट हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ओके, ये पार्ट देखिए, इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड है, ध्यान में रखिए। अब इसे समझते हैं। अब देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया हमारा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, एंड अल्फा बीटा यहां लिख लेते हैं, अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ p ऑफ x, और मान लेते हैं इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस है अल्फा और बीटा है, जिसकी वैल्यू तो अभी इसमें हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो यहां सिर्फ इतना समझना है, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके जीरोस अल्फा बीटा है। अब यहां हेडिंग जो दिया हो मैंने, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट क्या होता है ये हमें समझना है। तो उसमें दो रिलेशन हमें याद में रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए, डबल स्टार बना रहा हूं। पहला रिलेशन आएगा सम ऑफ जीरोस। ओके, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये दो जीरोस है, दोनों का सम क्या आएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस कभी भी क्या आएगा, माइनस ऑफ बी अपॉन ए। बी क्या है, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ध्यान में रखिएगा, इसे लिख सकते हैं हम माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली माइनस बी बाय ए ही याद में रखिए, इसे सिर्फ समझने के लिए। ओके, तो आपको की समझ में आया होगा। पहला रिलेशन क्या है, बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। एबीसी क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, जो भी दिए रहेंगे नंबर के फॉर्म में। ओके, अब दूसरा रिलेशन देखिए, सम ऑफ जीरो हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आती है, सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर रहेगा। तो इस तरीके से ये दो रिलेशन आपको याद में रखना है। इस रिलेशन को क्या कहा जाता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस, जो कि अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर रहेगा, एक्स के साथ में जो नंबर रहेगा, और जो कांस्टेंट नंबर रहेगा, इसे कोएफिशिएंट्स कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट इस तरीके से हमने लिखी। इसे अच्छे तरीके से आप बच्चों को नोट डाउन करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ओके, तो इसके बाद अब देखते हैं क्या होगा। ओके, अब इससे रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो कि हम डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें ये सब चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल तो ये रिलेशनशिप आपको याद में रखना है। अब देखिए इसमें और एक टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही। देखिए सारे जो मैं डिफरेंट टाइप में से बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, वो रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। अब इसमें देखो और एक क्वेश्चन आता है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे करें? ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आप बच्चों को मेमोराइज करना पड़ेगा। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको फॉर्म करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला रहेगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद में रखना पड़ेगा। फिर से एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, ओके, जिसका ऑलरेडी फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। सम ऑफ जीरोस क्या रहता है? माइनस बी बाय ए, एंड लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू क्या रहती है? सी अपॉन ए। ओके, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, एबीसी कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो ये रिलेशन अभी ही थोड़ी देर पहले मैंने बता चुका हूं आपको। अगर देखिए इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो जीरोस डायरेक्टली दिया रहेगा। पहला पार्ट क्या आएगा इसका? जीरोस डायरेक्टली दिया रहेगा। तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट इज व्हेन जीरोस आर गिवन, व्हेन जीरोस आर गिवन, ठीक है। जब जीरोस दिए मतलब अल्फा की वैल्यू दी रहेगी, बीटा की वैल्यू दी रहेगी, ये दोनों वैल्यू आपको यहां और यहां सब्स्टिट्यूट कर देना, आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या दिया रहेगा? सम एंड प्रोडक्ट दिया रहेगा, सम एंड प्रोडक्ट। दूसरे पार्ट में क्या देगा? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए रहेंगे, उससे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। अब सम एंड प्रोडक्ट डायरेक्टली दिया रहेगा, मान लेते हैं सम इज 2, ओके, यहां दिया रहेगा सम इज इक्वल टू 2 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3। अगर इस तरीके से दिया कि सम एंड प्रोडक्ट 2 और 3 है तो हम क्या लिखेंगे? सम मतलब क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। किसका सम दिया रहेगा? जीरोस का। क्या लिखा है? ऑफ जीरोस। ओके, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दिया है तो यहां क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरो अगर 2 दिया है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2। प्रोडक्ट अगर 3 दिया है तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू किसका प्रोडक्ट? जीरोस का, ठीक है। तो डायरेक्टली जीरोस नहीं दिया रहेगा, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना पड़ेगा। कंडीशन क्या दे रहेगी कि अगर सम ऑफ कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 है और प्रोडक्ट 3 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? तो इस तरीके के सेकंड टाइप पूछ सकते हैं। तो देखिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? सम एंड प्रोडक्ट जो दिया है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वैसे ही रहेगा, सम कितना है 2, क्या लिखेंगे? 2x प्लस प्रोडक्ट कितना है 3, तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ओके, इस तरीके से बहुत आसान लेवल के क्वेश्चंस ये होते हैं 10th क्लास में। और आपको बता दूं कि 9th क्लास में जो पॉलिनोमियल चैप्टर आपने बहुत ज्यादा वास्ट तरीके से पढ़ा है, उससे बहुत कम यहाँ पॉलिनोमियल चैप्टर में आप बच्चों को स्टडी करना है। तो ये इसका एंडिंग वाला पार्ट था। अब इसमें देखिए ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से पूछा जाता है। लेकिन इसमें और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लास्ट वाला, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से है। इस पार्ट को आपको समझना पड़ेगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं इसमें से कोई ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। मान लेते कोई गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में लिखते हैं इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एंड व्हाट? एंड अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। अल्फा बीटा क्या है? इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस है। जीरोस मतलब ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछते क्या है जब ये इस तरीके से दिया रहेगा। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो, आपको क्वेश्चन किस तरीके से दिया रहेगा? मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ठीक है। ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, दिया रहेगा और आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा फाइंड। ओके, यही लिख लेते हैं फाइंड। अब क्या फाइंड करने बोल सकता है देखते हैं। फर्स्ट इसी में लिख लेते हैं फाइंड क्या करना है हमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये वैल्यू फाइंड करो। देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है इसमें, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस
अल्फा बीटा ये फाइंड करो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ध्यान में रखिएगा। अब किस तरीके से फाइंड किया जाता है इसके भी बारे में बता रहा हूँ, ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद थोड़ा ग्राफ के बारे में बता दूंगा। ओके, इज इक्वल टू, इसमें ये भी पूछा जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। या तो इससे पहले हम एक सिंपल एडिशन के फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और पूछा जा सकता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, उसके बाद 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। 1 बाय अल्फा क्यूब के फॉर्म में भी पूछा जाता है। फिलहाल ये 5 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान में रखिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ओके, अगर बोला है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम। देखिए यहां से गिवन पॉलिनोमियल रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ए बी सी की वैल्यू यहां से आ जाएगा। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1 एंड सी इज इक्वल टू व्हाट, सी इज इक्वल टू क्या आएगा, सी इज इक्वल टू 6। ए बी सी हमारा आ चुका है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, यहां से सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ बी बाय ए, बी बाय ए। बी कितना है -1 और ऑलरेडी माइनस है, माइनस इंटू -1 प्लस 1। ए कितना है 1, 1 बाय 1 इज 1। तो देखिए सम का आंसर आ चुका है। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। सी कितना है 6, ए कितना है 1, तो 6 बाय 1, इसका आंसर कितना आएगा 6। देखिए सम और प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं, जो भी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, फॉर्मूला यूज करके सम और प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, देखिए सम प्रोडक्ट आने के बाद मान लीजिए इसके लिए ये क्वेश्चन दिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, क्लियर। तो यहाँ इसे फैक्टराइज ना करते हुए डायरेक्टली इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। तो पहला जो है हमारा सॉल्यूशन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, बीटा इंटू 1 इज बीटा प्लस 1 इंटू अल्फा इज अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा बीटा, क्लियर। इसे रीअरेंज करते हैं, अल्फा पहले लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो सिंपल सम ऑफ जीरोस कितना हमारा 1 है, तो 1 लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 6 है, तो इसका आंसर क्या है हमारा 1/6 आ गया। ओके, होप सो कि ये समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए यहाँ सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, सेम ये पार्ट यह है, साथ में माइनस अल्फा बीटा बोला है। तो क्या करेंगे हम, देखिए पार्ट नंबर 2, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब इसकी तो वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 1/6 है, माइनस अल्फा बीटा कितना है 6 है, ठीक है, 6 लिख दिया। इस 6 को हम क्या लिखेंगे, 6/1 लिख लेते हैं, 6/1। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 1 इंटू 1 इज 1, 6 6 36 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आंसर कितना आएगा -35/6 हो गया इसका आंसर। ओके, अगर थर्ड वाला पार्ट पूछते हैं, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसे कैसे सॉल्व किया जाए पहले सीख लेते हैं, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। तो मेन इसका टारगेट क्या दिख रहा है हमें, जब भी अल्फा बीटा इस फॉर्म में दिया गया है तो हमें इस फॉर्म को कन्वर्ट करना है सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये तो डायरेक्ट हो गया, ये भी डायरेक्ट हो गया, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे आएगा। तो देखिए सिंपल सा फॉर्म है हमारे पास, ओके, उसे सीखना है आपको। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से आता है, हमें पता है a प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है, या तो अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर क्या होगा। सिंपल अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करना है इसमें। a प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। होप्स कि 9th क्लास में ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ चुके हो, 8th क्लास में भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ चुके हो क्या आपने। ओके, तो ये आइडेंटिटी से आप बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर हो। करना क्या हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। तो इस टर्म को यही रहने दीजिए आप, और ये प्लस 2 अल्फा बीटा है उसे शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, फिर से देखिए सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गई है, और सम और प्रोडक्ट आप एबीसी का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सम एंड प्रोडक्ट फॉर अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। होप सो भी समझ में आएगा। ओके, इसे और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम रेगुलर
पढ़ना शुरू कर देंगे। कॉन्सेप्ट से ध्यान में रखिएगा, इससे सब चीज को आपको अच्छे तरीके से नोट डाउन करके रखना है। ये अच्छी तरीके से समझ गया तो आपका चैप्टर जो है बहुत आसान हो जाने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्यूब वाली प्रॉपर्टी। अब क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए फिर से एक बात तो बहुत अच्छी तरीके से आप बच्चों को समझ में आ रही होगी कि 9th क्लास में जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ चुके हो, उसका यूज यहाँ 10th क्लास में हो रहा है। मतलब वो कितनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है आप समझ लीजिए, उसे अच्छी तरीके से नोट डाउन करके लर्न जरूर कर लेना है। ओके, अब देखिए क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा दी होल क्यूब। अब इसकी आइडेंटिटी हमें अप्लाई करना है। a प्लस बी दी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यही अप्लाई करेंगे हम। तो अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, ये आइडेंटिटी भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। अब यह फाइंड क्या करना है, यह फाइंड करना है क्यूब। ओके, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करना है, ध्यान में रखिएगा। तो अल्फा क्यूब हमारा ये हो गया, बीटा क्यूब ये हो गया, तो इसे लेफ्ट साइड में रखिए, बाकी जो टर्म है उसे व्हाट, चलिए पहले थोड़ा इसे अरेंज कर लेते हैं। अल्फा क्यूब हो गया, इसे पास में लाइए, इसे ये बीटा क्यूब हो गया। ओके, अब ये दो टर्म तो प्लस और प्रोडक्ट के फॉर्म में दिख नहीं रहे, लेकिन इसमें से मुझे ये दिख रहा है कि 3 अल्फा बीटा और 3 इसमें से कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, अल्फा स्क्वायर में से अल्फा कॉमन आ गया तो ये अल्फा रहेगा, बीटा स्क्वायर में से एक बीटा बाहर निकल गया तो एक बीटा रहेगा। तो देखिए इस तरीके से ये प्रोडक्ट और सम के फॉर्म में आ चुका है। अब ये पूरा टर्म जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे हम, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा दी होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इस तरीके इसका आंसर जो है सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में आ चुका है। यहां से आप सम प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगर यही क्वेश्चन जो है क्यूब वाला, ठीक है, अगर यह क्यूब के फॉर्म में दिया रहेगा 1 अपॉन के फॉर्म में, 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे आप, तो देखिए इसी को सॉल्व करके बताता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीटा क्यूब इंटू 1 बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब इंटू 1 अल्फा क्यूब, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, ये टर्म हमें मिल गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर हमारे पास अवेलेबल है, वो है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दी होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। ओके, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर में जो दोनों का क्यूब है, तो लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या कहता है, अल्फा बीटा दी होल क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ चेक कर सकते हैं, इसको हम सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। सम और प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद। होप सो कि टाइप समझ में आ चुकी होगी। ओके, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट वन है ग्राफिकल मेथड। किस तरीके से कोई ग्राफ अगर दिया रहेगा, कोई भी ग्राफ, उसमें सिर्फ हमें एक वन लाइन आंसर रहता है, उसका ध्यान में रखिएगा। तो उसका आंसर लिखने के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन ये आता है, उसे भी समझा देता हूं। कोई भी ग्राफ है, जैसे ये वाई एक्सिस होगी, अभी आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, ग्राफ, लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब देखिए कोई भी लाइन अगर हमने ड्रॉ की, दिस इज अ लाइन, क्लियर, एरो बनाना मत भूलिएगा। दिस इज O फॉर ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 रहते हैं। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फॉर द गिवन ग्राफ। क्वेश्चन समझ लीजिए आप, फाइंड द नंबर ऑफ zeros for given graph। ग्राफ बोल सकता है तो लाइन भी बोल सकता है, लाइन की जगह कर्व भी आ सकता है, ध्यान में रखिएगा, कर्व। ओके, बहुत सारी चीजें वर्डिंग यूज कर सकते हो, ग्राफ, लाइन, कर्व, कुछ भी दे रखा है। यहाँ तो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ध्यान में रखिएगा। तो गिवन लाइन के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे, तो सिंपल सा आंसर है इसका, ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, राइट, ये होगी हमारी वाई एक्सिस। तो आपको ध्यान में रखना है ये एक्स एक्सिस। ओके,
ये एक्स एक्सिस के अलावा कोई भी दूसरी वाई एक्सिस के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। गिवन लाइन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट कर रही है? 1 पॉइंट। ओके, कितने पॉइंट में कट कर रही है? 1 पॉइंट में कट कर रही है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितना रहेगा? फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो यहां लिखेंगे आंसर में हम नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही पॉइंट में कट कर रही है। गिवन लाइन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट में कट कर रही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लाइन के अलावा अगर कोई कर्वेचर वाला पार्ट दिया है, जैसे ये दिया है, ठीक है, ये कर्व पार्ट दिया है, क्लियर। अब ये कर्व भी कोई भी इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस चीज ध्यान में रखिएगा। गिवन कर्व, ओके, इस कर्व, अभी कर्व कोई भी टाइप का फिगर दिया रहा, लाइन रहो, कर्व रहो, ओके, तो आपको ध्यान क्या देना है कि एक्स एक्सिस में ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे गिवन कर्व और लाइन कट कर रहा है। तो यहां मुझे दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकेंड, मतलब टोटल 1 + 1 2 पॉइंट में कट कर रहा है गिवन कर्व एक्स एक्सिस को। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस फॉर अ गिवन ग्राफ कितने हो जाएंगे? तो इसका आंसर है नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2 जीरोस रहेंगे। सो इसी कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, 1 मार्क के लिए पूछता है, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ध्यान में नंबर ऑफ जीरोस मतलब कितने पॉइंट में एक्स एक्सिस के ऊपर गिवन ग्राफ कट कर रहा है, या 2 पॉइंट है। अगर ये 2 पॉइंट के अलावा और भी नंबर ऑफ पॉइंट्स में कट करता है, जिससे ये बना देता हूं मैं, ये हो गया। ओके, इस तरीके से अब चेक करते कितने पॉइंट में कट कर रहा है। 1, ये 2, ये 3, 4। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? अब नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1 2 3 4 4 हो जाएगी। ओके, तो की समझ में आ चुका होगा। ये था होल कंसेप्ट पॉलिनोमियल चैप्टर का, ध्यान में रखिए। इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको करने नहीं है। जितना मैंने बताया इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन करके, समझ के नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, इतना ही पढ़ना है आपको। जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रह गए, हम डिटेल में सारे क्वेश्चंस और एक बार लेने वाले जब रेगुलर हमारी स्टडी शुरुआत होगी। चलिए, ये था पॉलिनोमियल का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।